हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग इंजन कूलिंग सिस्टम एवं लुब्रिकेशन सिस्टम इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसका हम लोग थ्योरी पहले ही देख चुके हैं, तो वो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज का जो इस क्लास है, इस क्लास में हम लोग थ्योरी भी देखेंगे और क्वेश्चन के साथ थ्योरी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि ये जो क्लास चल रहा है वो टीपीपी इजकल टू एस कंसेप्ट पे चल रहा है। ये क्या है? तो पहला टी का मतलब होता है थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे इंजन क्या है, रेडिएटर क्या है, इंजन कूलिंग सिस्टम क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, ये सब बताते हैं। उसके बाद सेकेंड पी का मतलब क्या है? सेकेंड पी का मतलब है उसी को हम लोग प्रैक्टिकल व्यू में दिखाते हैं, यानी कि वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि ये कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है, रेडिएटर काम कैसे करता है, इंजन कैसे काम करता है, वो भी प्रैक्टिकल व्यू में। क्यों? ताकि मतलब याद रहे, जो भी हम थ्योरी पढ़े वो याद रहे। अगर थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जब तक प्रैक्टिकल व्यू नहीं देखिएगा तब तक वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा और भूल जाइएगा, बार बार भूलिएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल व्यू में उसको दिखाते हैं। उसके बाद जो जो थर्ड पी है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है, देखिए थ्योरी तो पढ़ लिए, प्रैक्टिकल भी देख लिए, लेकिन अब ये भी देखना है ना जो अपना मेन पर्पस है, जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये पी का मतलब है प्रैक्टिस, यानी कि इस तरह प्रैक्टिस करते हैं कि डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिटन एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, या कोई भी पुलिस ड्राइवर का रिटन एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, उसमें क्या पूछा जाएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर में भी क्या होता था कि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाते थे, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ जो स्टूडेंट रहता है वो बार बार ज़्यादा बुलाए जाते हैं, बार बार उतना जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो पूछ नहीं पाते, इसलिए 4-5 क्वेश्चन देखे और उसी बेस पे नंबर दे के पास कर देते हैं। ओके, जो सही जानकारी दे देते हैं। और तो ये क्या हो गया, यानी कि थ्योरी पहले देखते हैं, उसके बाद अपन क्या देखते हैं, प्रैक्टिकल व्यू में उसको देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अगर ये तीनों चीज कर लीजिएगा ना तो ये इसका मतलब है सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज तो चीज है टीपीपी, अगर ये कर लीजिएगा तो सिलेक्शन 100%। चलिए आज इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या, आज हम लोग क्या इंजन कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम से पढ़ेंगे, इसी में रेडिएटर वगैरह का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप लोग रेडिएटर का जो थ्योरी क्लास है वो हम 3 वीडियो स्पेशल लाए हैं रेडिएटर पे और कूलिंग सिस्टम पे, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो जो क्वेश्चन सीरीज है वो देख लीजिए। ये नहीं जरूरी है कि आप लोग पहले वो देखिए उसके बाद ये वीडियो, ऐसा नहीं, पहले ये देख लीजिए उसके बाद वो देख लीजिएगा ना, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर जो 529 है ये कूलिंग सिस्टम का, ये अपना ही बुक का है। तो उसमें क्या है, स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है? चिकनाई जाती है कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन समझिएगा। पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, दाब स्नेहक। उसके बाद क्या बोलते हैं, स्नेहक प्लग। उसके बाद सी क्या बोला, ईंधन के साथ मिले तेल। और डी क्या बोला है, सिलेंडर को चिकनाने की जरूरत नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि ईंधन के साथ मिले तेल। तो कैसे क्या देखते हैं, जैसे देखिए स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है ये पूछा है। तो इसका आंसर डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर भित्ति ईंधन के साथ मिले लुब्रिकेशन ऑयल तथा सिलेंडर भित्ति का लुब्रिकेशन करते हैं। ये कारण है कि जो स्कूटर इंजन का जो सिलेंडर है वो उसके कारण वो चिकनाहट उसमें आ जाता है। ओके, तो यही आंसर सी, ईंधन में कौन करता है, तो ईंधन के साथ जो तेल मिले रहते हैं ना वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। और एक बात हम आप लोगों को बता दें, सबसे पहले ये पूछिएगा, सर इंजन, ये तो क्वेश्चन कराने लगे, जो बताइए इंजन कूलिंग सिस्टम क्या है और लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है। तो हम वो थ्योरी क्लास में भी बताए थे, इंजन कूलिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, इंजन को ठंडा रखने के लिए। यानी कि इंजन के अंदर क्या होता है, ब्लास्ट होता है, यानी कि उसमें दहन का प्रक्रिया, आग लगता है उसमें। तो क्या होगा, आग लगता है तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वही टेम्परेचर को कम करने के लिए इंजन को क्या कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और ये भी बहुत बार
बताए हैं कि अगर इंजन को ठंडा नहीं किया जाता है, नहीं किया, कोई कारणवश अगर इंजन ठंडा नहीं होता है तो ओवर हीटिंग की वजह से क्या क्या नुकसान होता है। ओके, तो वो वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों लाया जाता है, जो गाड़ी है उसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि घर्षण ना हो। मान लीजिए इंजन है, इंजन में यहाँ पिस्टन लगा है, कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है, ये 360 डिग्री क्या रोटेट कर रहा है, हाई स्पीड में रोटेट करता है। ओके, हाई आरपीएम पे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों मेटल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों मेटल बार बार अगर रोटेट करता है तो मैकेनिकल उसमें वर्क होगा, और मैकेनिकल वर्क होने के बाद उसमें क्या हीट जनरेट होगा, उसके बाद घर्षण होगा, और वो मटेरियल आपस में घिस के खराब हो जाएगा। तो इसको रुकने मतलब इससे बचाव के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम, जैसे मोबिल डालते हैं। लुब्रिकेशन मतलब 3 तरह के, तो हम देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन से होते हैं, लेकिन मोबिल क्यों डाला जाता है, घर्षण को कम करने के लिए। ओके, तो इतना बात एकदम देसी भाषा में समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल बैकलेस किससे नापी जाती है, तो किससे नापी जाती है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए बोला है प्रेशर गेज से, बी बोला है डेप्थ गेज से, सी क्या बोला है, देखिए डायल गेज से, और डी क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि डायल गेज से डिफरेंशियल बैकलेस नापी जाती है। और इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए डिफरेंशियल बैकलेस डायल गेज से नापी जाती है। डायल गेज का अल्पमान 0.01 mm में होता है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका जो अल्पतम मान है वो कितना है, तो कितना है, 0.01 mm। ओके, डायल गेज के द्वारा फ्लैटनेस तथा राउंड बार का राउंडनेस नापा जाता है। क्या क्या, डायल गेज के द्वारा फ्लैटनेस तथा राउंड बार का राउंडनेस नापा जाता है। तो राउंडनेस क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल का क्या काम है, हम बताए थे, डिफरेंशियल एक स्पेशल वीडियो ही लाए हैं थ्योरी क्लास में। तो देखिए डिफरेंशियल वाला वो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो बताए हैं, वहाँ पे जाके जो डिफरेंशियल क्या है, उसका कार्य क्या है, वो कितने प्रकार के होता है। तो इसका जो राउंडनेस है वो कौन मेजर करता है, डायल गेज ही करता है। और जो फ्लैटनेस है वो फ्लैटनेस भी कौन करता है, ये डायल गेज ही इसका मेजर करता है। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशियल का। तो डिफरेंशियल वाला जाके आप लोग देख सकते हैं क्या, वीडियो यानी क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 523 क्वेश्चन नंबर। ये क्या है, डिफरेंशियल बैकलेस कितनी रहनी चाहिए, ये पूछा है। तो देखिए इसका ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला है, 5 से 10 तक। उसके बाद क्या बोला है, 0.1 से 1.5 तक। उसके बाद सी क्या बोला है, 0.015 से 0.04 mm तक। उसके बाद डी क्या बोला है, 0.015 से 0.004 मिलीमीटर तक। ओके, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा डी होगा। क्यों, देखते हैं। डिफरेंशियल बैकलेस 0.0015 से 0.004 mm तक रहनी चाहिए। ओके, तो इसका जो बैकलेस जो बैकलेस है वो कितनी तक रहनी चाहिए, 0.0015 से 0.004 तक। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला है, रिवर्स गियर लगाते समय, बी क्या बोला है, गियर लगाते समय, और सी क्या बोला है, मोड़ लेते समय, और डी क्या बोला है, ब्रेक लगाते समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। क्यों, तो देखते हैं। ऑटोमोबाइल गाड़ी में सी में क्या बोला है, मोड़ लेते समय। डिफरेंशियल का क्या काम है, मोड़, डिफरेंशियल मतलब क्यों, मोड़ के समय वो अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ देखते हैं हम उसका वर्किंग। इसलिए ना हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बताए थे, क्योंकि हम जानते थे कि आगे इसका जो डिटेल में दिया गया है। देखते हैं क्या है। ऑटोमोबाइल गाड़ी में डिफरेंशियल वह यूनिट है जो इंजन की शक्ति डिफरेंशियल द्वारा पिछले पहिए में बराबर बराबर भागों में बांटती है। बराबर बराबर क्यों, मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए पावर आ रहा है, इंजन से यहाँ पे चल रहा है पावर। उसके बाद यहाँ पिस्टन है, यहाँ कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ से जो बीच में क्लच है, गियर बॉक्स है, यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा यहाँ पे अगर डिफरेंशियल लगा है तो ये दोनों चक्का के बीच में क्या करेगा, जो बराबर भाग में देगा तब ना दोनों चक्का एक साथ चलेगा। मान लीजिए एक चक्का को ज़्यादा दे देगा पावर और दूसरे चक्का को कम देगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या करना है, डिफरेंशियल का क्या काम है, दोनों भाग में बराबर समान मात्रा में पावर देना, ओके, राउंड अप देना। लेकिन जब मोड़ पर मुड़ना होता है तो यह दोनों पहिए की चाल में जरूरत के अनुसार अंतर आ जाता है। बिल्कुल सही है। मान लीजिए गाड़ी सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंशियल दो मतलब व्हील है, तो क्या होगा, जो इधर मतलब देखिए, मान लीजिए ये क्या है, लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है, तो ये लेफ्ट वाला है जो राउंड होगा गाड़ी, तो ये ज्यादा राउंड मारेगा। लेकिन राइट वाला है, राइट वाला जो व्हील है वो उसके लिए राउंड अप जो आरपीएम है वो कम चाहिए। तो ये जो कम और ज्यादा जो कम और ज्यादा करने का काम कौन करता है, तो डिफरेंशियल ही करता है, ओके। तो इसलिए डिफरेंशियल गाड़ी का अहम पार्ट है, ओके। देख रहे हैं ना कैसे हम कूलिंग सिस्टम में थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल वाला भी क्वेश्चन आ गया तो वो भी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम अब नहीं ना बचा, जो क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ते जाना है, ओके। और थ्योरी तो कराए ही है। उसके बाद देखते हैं, लेकिन जब ये तो हो गया, उसके बाद जिसके परिणाम स्वरूप अंदर का पहिया कम चलता है, जो देखिए यह है ना, ये अंदर वाला, इसको हम लोग राइट साइड वाले को अंदर वाला बोल लेते हैं। अगर मान लीजिए राइट मोड़ मोड़ना है, और लेफ्ट जो बाहरी पहिया रहता है जो लेफ्ट साइड वाला रहता है, और लेफ्ट वाला जब मोड़ते हैं तो क्या वो ज्यादा चलता है ना, और अंदर वाला क्या है जो कम चलता है। और ये प्रैक्टिकल फील करने का चीज है। अगर आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो जरूर देखते होंगे कि अगर जिस साइड मोड़ लेते हैं राइट साइड, तो राइट साइड का जो पहिया रहता है वो कम चलता है, और लेफ्ट साइड वाला क्या ज्यादा चलता है, ओके। तो ये हो गया। इसी प्रकार जब गाड़ी को ऊंची नीची सतह पर चलना है तो यह डिफरेंशियल के कारण ही संभव है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, डिफरेंशियल। ये देखिए एकदम प्रैक्टिकल व्यू में देखिए, इसलिए ना हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें हम इसका परिभाषा भी नहीं बताए थे, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को प्रैक्टिकल व्यू में समझाने वाले। पिस्टन सिलेंडर है, उसके बाद यहाँ कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ से मान लीजिए क्लच है, उसके बाद गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट है, उसके बाद डिफरेंशियल लगा रहता है। तो ये डिफरेंशियल ही तय करेगा कि जो कौन व्हील को कितना पावर चाहिए। बराबर मतलब अगर मान लीजिए एक समान गति से चल रहा है तो एक समान गति से चलेगा तो दोनों में समान पावर चाहिए। लेकिन टर्न लेना है तो किस साइड टर्न लेना है उस पर डिपेंड करता है, जो किस व्हील को ज्यादा जो राउंड अप चाहिए वो ज्यादा चाहिए या किसको कम चाहिए, ओके। या ऊपर या चढ़ाई पे चढ़ाते समय भी ये अहम भूमिका निभाता है, कौन, डिफरेंशियल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहियों को जोड़ने वाले शाफ्ट का नाम क्या है? तो ये सब जानता है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है जो ऑटोमोबाइल में इंजन को पहिए, मान लीजिए ये देखिए, ये आप लोग बता दीजिएगा, अभी हम बताए थे, ये पिस्टन सिलेंडर है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे क्या है, क्लच लगा रहता है, उसके बाद गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स के बाद ये जो शाफ्ट रहता है, और यहाँ पे डिफरेंशियल रहता है, यहाँ व्हील रहता है। तो ये जो गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच में जो क्या शाफ्ट रहता है उसका क्या नाम है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा, क्या, प्रोपेलर शाफ्ट, ओके। तो प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देखते हैं क्या है, ओके। तो और थ्योरी क्लास में तो देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देखना जरूरी है। देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग गाड़ी में गियर बॉक्स तक आई इंजन की शक्ति को डिफरेंशियल तक पहुंचाने में किया जाता है, किया जाता है। यहाँ से देखिए पिस्टन सिलेंडर से क्या है, पावर मिलता है, इसको हम लोग राउंड अप में यानी क्रैंक शाफ्ट के द्वारा राउंड मतलब घूर्णन गति में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्लच रहता है, क्लच का क्या काम है वो हम बता ही चुके हैं। गियर बॉक्स रहता है, उसके बाद जो यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट लगा रहता है और ये डिफरेंशियल तक पहुंचाता है। तो ये इंजन का पावर कहाँ डिफरेंशियल तक पहुंचाता है ना, वो कौन करता है, प्रोपेलर शाफ्ट, ओके। उसके बाद देखते हैं, इनके दोनों सिरों पर यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा होता है, क्या, यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा रहता है। यूनिवर्सल ज्वाइंट द्वारा सफलतापूर्वक 45 डिग्री तक कोणीय स्थिति में शक्ति ट्रांसमिट की जा सकती है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है उस पर हम स्पेशल थ्योरी पढ़ाए थे, यूनिवर्सल ज्वाइंट का मतलब क्या, क्यों ये 45 डिग्री का कोण रहता है। वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, अगर रेगुलर देखते आ रहे हैं तो जरूर वो वीडियो देखे होंगे। ये क्वेश्चन समझने में कोई कठिनाई ना हो रही होगी, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं। 45 डिग्री इसलिए लगा रहता है ताकि जो राउंड अप जैसे ये क्या है, यूनिवर्सल ज्वाइंट है, इसमें 45 डिग्री कोण पे उस मजबूती के साथ बना रहता है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे रहता है तो वो मजबूती भी नहीं रहता है, लेकिन 45 डिग्री का जो कोण पे अगर कोणीय स्थिति में शक्ति ट्रांसमिट किया जाता है तो उसका जो क्या होता है कि जो क्रशिंग का जो फोर्स आता है वो
केवल एक ही कोई कंपोनेंट पे नहीं, वो कंपोनेंट क्या करता है, जो डिवाइड कर देता है, इसलिए 45 डिग्री पे उसको डिवाइड किया जाता है। ओके, ये सब टेक्निकल पार्ट का है, लेकिन हम आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि देखिए हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। इंजन तो हम बताए थे ना, शुरू क्लास से ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इंजन तो हम आप लोगों को खून में घुसा देंगे। ओके, तो देखते हैं, इसके दोनों सिरों पर यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा रहता है। यूनिवर्सल ज्वाइंट द्वारा सफलतापूर्वक 45 डिग्री तक कोणीय स्थिति में शक्ति ट्रांसमिट की जा सकती है, और यह मोटर गाड़ी के चलने के दौरान गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल के बीच घटती बढ़ती दूरी को आपूर्ति करने में स्लिप ज्वाइंट के साथ सहायक होता है, जो यही हम बताने वाले थे, समझे। जो देखिए क्या होता है कि जब मोटर गाड़ी चलता है ना, तो गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच जो दूरी है, झटका के कारण या कहीं रोड खराब भी रहता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो उसके जो दूरी है वो मतलब कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसका जो फुलफिल कौन करता है, तो यही जो प्रोपेलर शाफ्ट में ये 45 डिग्री कोण पे जो जुड़ा रहता है, आप लोग देखिएगा प्रोपेलर शाफ्ट देखिएगा ना, तो वो सीधा नहीं रहेगा, ये क्या रहता है, थोड़ा मतलब क्लियरेंस टाइप के रहता है। ओके, तो क्लियरेंस देने का, यो कहे जो क्लियरेंस देने का काम यही करती है। ओके, तो देखते हैं कैसे दिखता है। देखिए यह है यूनिवर्सल ज्वाइंट, देखिए कैसे है, यह है ना यूनिवर्सल ज्वाइंट। उसके बाद स्लाइडिंग ज्वाइंट है। ये स्लाइडिंग इसलिए ना रहता है, जो घटता बढ़ता रहता है, यानी कि कभी क्या होता है कि जे ज़्यादा दूर में चला जाता है और कभी कम दूर में, इसलिए स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, जो रेसिप्रोकल मतलब मोशन करता हो, यानी कि आगे पीछे करता हो। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आगे कभी घटाना है कभी बढ़ाना है, इसलिए। थ्रेसर देखिए ना, थ्रेसर में देखिएगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, जो कभी घटाना रहता है तो कभी बढ़ाना रहता है। ओके, तो और देखिए प्रोपेलर शाफ्ट ये है ना, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए है ना प्रोपेलर शाफ्ट है, दो यूनिवर्सल ज्वाइंट है ना यहाँ पे, तो ये इसलिए, और ये कहाँ डिफरेंशियल में जुड़ा रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तो डिफरेंशियल का पार्ट समझ गए। उसके बाद अब आ जाते हैं कूलिंग सिस्टम में, और ये चलेगा अभी एकदम क्वेश्चन दनादन तरीके से चलेगा। देखते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है ये देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने में। बी क्या बोला है, ली गई चूषण वायु को ताप नियंत्रण, चूषण मतलब सक्शन में जो वायु लिया जाता है उसको नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है क्या, नहीं ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए सी क्या बोला है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के ताप नियंत्रण करने के लिए। और डी क्या बोला है, निकलने वाली गैसों के ताप नियंत्रण करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों 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 देखते हैं, शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने के लिए। हम आप लोगों को रेडिएटर पढ़ा रहे जब प्रैक्टिकल व्यू में दिखाए थे ना, तो उसमें हम थर्मोस्टेट का वाल्व का एकदम प्रैक्टिकल व्यू में दिखाए थे। अगर वो क्लास आप लोग देखे होंगे ना, तो ये इजीली समझ गए होंगे जो क्या ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। लेकिन फिर भी आपको हम लोग हम समझाएंगे क्या, तो थर्मोस्टेट का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल इंजन में थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने में लगाया जाता है। ओके, तो ये तो समझ गए, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। इंजन को ठंडी अवस्था में स्टार्ट करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि ये क्या है कि इंजन क्या है जो बार बार ओवर हीटिंग होते रहता है। तो जैसे ये कूलिंग सिस्टम है, जो ये एक तरह से वाल्व है, यानी कि ये एक तरह से क्या इंडिकेटर भी समझ लीजिए। टेम्परेचर अगर एक लिमिट टेम्परेचर मान लीजिए कि जे मानने के लिए बोले 100 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर पहुंच जाए ना, तो थर्मोस्टेट बल्ब है वो अपने आप ओपन हो जाता है। तो वो एक टेम्परेचर लिमिट किया जाता है, जो इतने के बाद उसमें ऐसे मटेरियल दिया जाता है, मान लीजिए ऐसे स्प्रिंग दिया जाता है कि स्प्रिंग अपने आप लूज हो जाता है। और कब तक लूज रहता है, जब तक कि वो टेम्परेचर को एक लिमिट, मान लीजिए 100 डिग्री पर वो लूज हो गया, जब तक वो 60 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस पर ना आ जाए तब तक वो लूज रहता है। लेकिन जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है ना, तो वो जो स्प्रिंग रहता है वो फिर टाइट हो जाता है। ओके, तो थर्मोस्टेट यही है, वो प्रैक्टिकल वाला जाके देखिए ना पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, इंजन को ठंडी अवस्था में स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है कि इसका तापमान एक निश्चित सीमा से नीचे न गिरने दिया जाए और न ही निश्चित सीमा से ऊपर जाए, मतलब देने दिया जाए। ओके, उसके बाद देखते हैं, पानी का तापमान बनाए रखने के लिए उसके परिचालन मार्ग में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। वही यानी कि सेंसर का काम करता है थर्मोस्टेट। ओके, जो इंजन से रेडिएटर के बीच
क्या इंजन से रेडिएटर के बीच पानी का प्रभाव तापमान के निश्चित सीमा के नीचे नहीं होने देता है। यानी कि जो तापमान का जो रहता है वो एक निश्चित सीमा से ना नीचे होने देता है और ना ही ऊपर। ऊपर होगा तो वो क्या होता है, वो थर्मोस्टेट गल जाता है। मान लीजिए कभी कभी कूलिंग सिस्टम खराब हो जाता है, इंजन ठंडा नहीं हो पाता है, इतना ओवर हीट कर देता है, यानी इंजन तो क्या होता है कि जो कुछ खराबी कारणवश से इंजन ज़्यादा हीट देने लगता है, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो वो थर्मोस्टेट पे ही प्रभाव सबसे पहला जो उसका इफेक्ट रहेगा वो थर्मोस्टेट पे ही डालता है कि वो पूरा थर्मोस्टेट को ही खराब कर देता है। ओके, उसके बाद देखते हैं। सामान्यतः थर्मोस्टेट 70 डिग्री से नीचे पानी का तापमान नहीं होने देता है। हम जो बताए थे ना, मान लीजिए कि 70 डिग्री जो टेम्परेचर है उससे नीचे ये नहीं होने देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गाड़ी में रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? किस कारण से किया जाता है तो इसका हम आंसर दे चुके हैं, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल नहीं देंगे। उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण, जो फर्स्ट क्लास इंजन वाला था जो प्रैक्टिस से जो अभी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। उस सीरीज में क्या हम लोग ये जो पहलुका वीडियो था उसी में देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना क्या कहलाती है? अरे यार ये क्वेश्चन समझना है ना, तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो इंजन, वो इंजन जिसमें मोटरसाइकिल का इंजन समझ लीजिए, जिसमें ऐसे ऐसे एकदम संरचना, ये इंजन है, इंजन के ऊपर ऐसे ऐसे खती खती संरचना बनाया रहता है ना, तो वो क्या है, तो ये एयर कूलिंग सिस्टम है। क्या एयर कूलिंग? उसमें कोई, अच्छा आज तक सुने हैं कभी? अभी तो आने लगा है बहुत सारे जो महंगा मोटरसाइकिल है जिसमें कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन कूलिंग सिस्टम के लिए लिक्विड कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लगभग अभी 80% बाइक है जिसमें क्या एयर कूलिंग सिस्टम। उसमें कभी सुने हैं जगह मोटरसाइकिल में कभी कूलेंट डाला जाता है? नहीं ना। अभी के जो भी पल्टीना हो गया, टीवीएस हो गया, अपाचे हो गया, जो भी है उसमें कूलेंट नहीं, उसमें एयर कूलिंग सिस्टम रहता है। कैसे रहता है? मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो ये हम बताए भी थे पिछले वीडियो में, इसमें भी बता देते थे। सिलेंडर है, सिलेंडर में कूल करने के लिए क्या एरिया बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ऐसे फिंस जो मोटरसाइकिल में लगा रहता है ना, पत्ती टाइप के ना, इंजन के ऊपर देखते हैं जो लगा रहता है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ाया जाता है। एरिया बढ़ाएगा, एचएमटी का एक हीट एंड मास ट्रांसफर का एक हीट ट्रांसफर का एक अहम मतलब टॉपिक है। क्योंकि एरिया बढ़ा देने पर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए ये सिंपल सिलेंडर है तो यहीं से क्या होगा, वो हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन जैसे एरिया बढ़ा देंगे, इतना एरिया बढ़ गया, इतना एरिया बढ़ गया, इतना देख रहे हैं ना, इतना इतना एरिया बढ़ जाता है। इसलिए फिंस लगाया जाता है ताकि जो कूलिंग सिस्टम है वो जल्दी जल्दी हो सके। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सी, यानी कि फिंस बोलते हैं। मोटरसाइकिल में कूलिंग सिस्टम फिंस के माध्यम से ही किया जाता है। उसके बाद देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या है डिटेल में। एयर कूलिंग सिस्टम है ना, एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना जो मोटरसाइकिल में देखने को मिलती है, फिंस कहलाती है। क्या? फिंस कहलाती है। ओके, एयर कूल्ड इंजन में फिन्स बने होते हैं जिससे सिलेंडर का सरफेस क्षेत्र बढ़ जाता है, और जब हवाएं सिलेंडर से टकराती है और सरफेस क्षेत्र बड़ा होने के कारण इंजन में पर्याप्त रूप से ठंडा करता है, जो हम बताए थे। देख रहे हैं ना, ऐसे अगर सिंपल में रहेगा तो ये तो सरफेस इतना ही है, जो इतना ही दिख रहे हैं। ओके, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऐसे ऐसे एरिया बढ़ा देंगे, फिंस लगा देंगे, तो समझ रहे हैं कितना एरिया, इस साइड भी एरिया बढ़ेगा, दोनों साइड इसका एरिया बढ़ जाएगा। वो कारण इसमें कूलिंग सिस्टम एकदम हाउ वाला फील से होता है, जल्दी हो जाता है। ओके, तो देखते हैं उसके बाद। ये देखिए, लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है? तो इसका भी क्वेश्चन पहले हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या बोला है? तरल, पेस्ट, ठोस मिश्रित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी यानी डी हो जाएगा। डिटेल में भी देख लेते हैं क्या है। लुब्रिकेंट के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, क्या क्या? ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है, और तरल होता है। तो ये ठोस और अर्ध ठोस, यानी कि ठोस हो गया जिसमें जानते हैं ना, ये तो बचपन से पढ़ते, 9th क्लास से, ठोस, द्रव्य और पदार्थ, और पदार्थ के कितने अवस्था है? ठोस, द्रव्य और गैस। तो इसमें 2 गैस नहीं होते हैं। कौन कौन से? ठोस होते हैं, और एक अर्ध ठोस उसे बोलते हैं जो थोड़ा चिपचिपा होता है, जैसे ग्रीस होता है, उसको हम लोग अर्ध ठोस, यानी कि ठोस अवस्था और लिक्विड अवस्था दोनों के बीच में होते हैं, इसको हम लोग अर्ध यानी कि सेमी सॉलिड, क्या? सेमी सॉलिड बोलते हैं। ओके, और तरल जिसको लिक्विड बोलते हैं, और ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं। ओके, तो देखिए ठोस में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और जो अर्ध ठोस है, जो थ्रेसर वगैरह में जो ग्रीस यूज होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड बोलते हैं, ओके, ग्रीस को। और ग्रीस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ धूल वगैरह ज़्यादा होता है, जैसे गेहूँ जो दौनी होता है थ्रेसर से होता है। थ्रेसर में क्यों ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि वहाँ धूल ज़्यादा उड़ता है। गेहूँ को जब दौना जाता है तो उसमें क्या धूल कण ज़्यादा उड़ता है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए मोबिल ला के रखिएगा तो धूल उस पर आके चिपक जाता है। लेकिन वही क्या है, जो ग्रीस डालने के बाद वो अंदर तक नहीं जा पाता है। ग्रीस क्या करता है, बाहर ही जितना वो धूल कण आता है उसको सोख लेता है, फिर उसको ग्रीस को साफ करके नया ग्रीस लगा दो, वो फिर से काम करने लगता है। तो वही है। और तरल क्या, जो मोबिल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल, जो कि सारा इंजन में अभी इस्तेमाल होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रेडिएटर की नियमित व यदा कदा रख रखाव में शामिल है। यदा कदा रख रखाव में क्या शामिल है ये देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, नियमित रूप से अंतः प्रक्षालन करना, प्रक्षालन करना, ओके। उसके बाद बी क्या बोला है, तनु एसिडिक घोल से भीतरी सफाई, यानी कि तनु एसिडिक घोल से भीतर की सफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन बोलते हैं, पुरानी नलियों एवं पंखों को नियमित बदलना। तो ये है क्या, नहीं। क्या बोल रहा है, रख रखाव बोला है। जो नियमित केवल आप पुरानी जो पंखा है उसको नियमित चेंज कर दीजिएगा तो रख रखाव हो गया, नहीं, ये भी नहीं है। या तनु एसिडिक जो घोल है उससे भीतरी परत को अगर सफाई कर दीजिएगा तो वो रख रखाव है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। यानी कि बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी में क्या बोलते हैं, बाहरी भाग की एयर एयर ब्लोइंग व पानी की धार की सफाई करना। केवल बाहरी भाग से हो जाएगा, नहीं ना, यानी ये भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, नियमित रूप से अंतः प्रक्षालन करना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल में, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। तो डिटेल में देखते हैं क्या है डिटेल में। रेडिएटर की नियमित व यदा कदा रख रखाव, यानी कि नियमित रख रखाव में नियमित रूप से अंतः प्रक्षालन करना शामिल है। रेडिएटर पीतल का बनाया जिसमें वातावरण व जल से रेडिएटर का कोई नुकसान न पहुंचे। यानी कि रेडिएटर पीतल का क्यों बनाया जाता है, ताकि जो जैसे अगर मान लीजिए आयरन लोहा का बना देते हैं तो लोहा में क्या गुण है कि वो जल्दी जंग, अगर पानी देते हैं तो उसमें क्या होता है, जल्दी जंग लग जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि पीतल के जगह, पीतल थोड़ा महंगा आ गया है, तो क्या किया जाता है, जो उसके जगह कोई कुछ और मेटल जैसे एल्युमिनियम या एल्युमिनियम के कुछ ऐसे एलॉय मिला के बनाए जाते हैं ताकि वो सस्ता हो सके, ओके। अभी भी देखते होंगे कितना जो गाड़ी है उसमें पीतल के रेडिएटर रहते हैं, तो अगर रेडिएटर का जो ये चेंज कराने जाते हैं तो क्या होता है, उसको चेंज करने में आप लोगों को कठिनाई होता होगा, क्योंकि उसका पीतल का ज़्यादा दाम है। इसलिए क्या वहाँ पे एल्युमिनियम वगैरह से जो मिक्स धातु से बने रहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए आज पूरा खत्म ही करके मानेंगे, क्या है देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, क्या है, इंजन में पर्याप्त कूलिंग न करने में कौन कौन सी समस्या आता है। तो ये सब, यानी कि सीजिंग भी होता है, प्री इग्निशन भी होता है, नॉकिंग भी होता है। और ये सब हम जो पुराना वीडियो था उसमें देख चुके हैं, एकदम प्रैक्टिकल वाले, मतलब फील लेके देखे हैं, प्रैक्टिकल व्यू में देखे हैं। उसके बाद देखिए, किस बस में रेडिएटर पंखा हवा को खींचता है, किस मतलब किसी बस में हवा को किस दिशा से किस दिशा की ओर खींचता है। तो ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि आगे से पीछे की ओर। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आगे से पीछे खींचेगा तब ना इंजन को, इंजन कहाँ, रेडिएटर मतलब रेडिएटर पंखा के पीछे लगा रहता है ना, तो पीछे की ओर खींचेगा तब ना पीछे का जो कूलिंग इंजन है वो ठंडा रह पाएगा। इसलिए हवा को किस दिशा की ओर, आगे से पीछे की ओर खींचता है। देखते हैं, किसी बस में रेडिएटर पंखा हवा को आगे से पीछे की ओर खींचता है। और इसका प्रैक्टिकल व्यू में अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन जो आंसर देने में एकदम तकलीफ नहीं आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर वहाँ दिख जाए ना तो एक बार आंसर दीजिएगा और याद कीजिएगा हमें, जो शशि सर ये पढ़ाए थे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, रेडिएटर पंप का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, जल को परिचालन करना। ये भी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि रेडिएटर पंप का क्या कार्य है। देखिए क्या कार्य है, रेडिएटर पंप का कार्य जल को परिचालित करना है। वाटर कूलिंग सिस्टम में यह एक महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जल का परिचालन नहीं होगा तो कूलिंग इंजन है जो ठंडा रह पाएगा, नहीं ना रह पाएगा। जल के परिचालन के कारण ही न इंजन ठंडा रह पाता है। उसके बाद देखते हैं, इसके ऊपरी भाग पर अपर टैंक
टैंक तथा निचले भाग पर लोअर मतलब इसके ऊपरी भाग के जो रहता है उसको अपर टैंक जो टैंक लगा रहता है, और निचले भाग में जो टैंक लगा रहता है उसको हम लोग लोअर टैंक कहते हैं। दोनों टैंकों के बीच अनेक ट्यूब लगी रहती है और इन ट्यूबों के चारों तरफ फिन्स लगे रहते हैं। क्यों? वही इसमें भी एयर कूलिंग सिस्टम किया जाता है, लेकिन किसके माध्यम से? पहले लिक्विड को गर्म करके इंजन से निकाल के तब बाहर वहाँ पे एयर को पंखी लगा रहता है, पंखी के माध्यम से। इसलिए ना जे मान लीजिए ये पंखी है, ये क्या करता है, जो एयर को बाहर से आगे से पीछे की ओर खींचता है, ताकि जो वहाँ से जो गर्म करके लिक्विड आता है उसको ट्यूब के माध्यम से गुजरता है और वो ठंडा हो जाता है। ओके, तो यही। और जो दोनों टैंक के बीच इस भाग को कोर कहते हैं। जो ये दिख रहा है ऐसा ऐसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? कोर कहते हैं। और इस रचना में इसका कूलिंग सरफेस अधिक हो जाता है। फिन्स लगाने से क्या कूलिंग सरफेस बढ़ जाता है ना, जिससे उसके हवा का संपर्क है वो अधिक एरिया में, जो संपर्क एरिया है वो ज़्यादा आ जाता है, वो कारण वो जल्दी से ठंडा कर पाता है। उसके बाद देखिए, रेडिएटर प्रायः किस मेटल के बने होते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पीतल का। देखते हैं, रेडिएटर प्रायः पीतल के बने होता है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। जितने भी ड्राइवर का इंटरव्यू हुआ है उसमें ये क्वेश्चन एकदम जो हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है उसमें, जो बताइए कुछ नहीं मिलता था हर एक लड़का से, बताइए रेडिएटर किस धातु के बना रहता है? तो ये आप लोग अगर जानिएगा ना तो जरूर बता दीजिएगा, किसका? पीतल का बना रहता है। रेडिएटर वाटर कूलिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, जिसके द्वारा गर्म जल को वायु के माध्यम से ठंडा करते हैं। और रेडिएटर को मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? ट्यूबुलर टाइप और सेल्युलर टाइप। ओके, तो ये सब हमने रेडिएटर पढ़ा है ना, उसमें बता चुके हैं। उसके बाद फैन कहाँ लगा होता है? तो ये कहाँ लगा रहता है? रेडिएटर के पीछे। मान लीजिए ये रेडिएटर है और रेडिएटर के पीछे क्या? फैन लगा रहता है, जो क्या काम करता है? हवा को पीछे खींचता है। हवा को पीछे खींचेगा तब ना ये जो एयर है वो इस रेडिएटर से होते हुए गुजरेगा। अगर मान लीजिए फैन के पीछे रेडिएटर लगा दीजिएगा तो कोई काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए रेडिएटर के पीछे फैन को लगाया जाता है। देखते हैं क्या है। फैन रेडिएटर के पीछे लगा रहता है। यह उसी बेल्ट से चलता है जिससे वाटर पंप और जनरेटर चलता है, यानी कि इंजन से ही ये चलता है। आगे करके शाफ्ट लगा के जोड़ा जाता है। ओके, तो जाके देखिएगा ना, हम एक दिन क्या करेंगे कि इंजन के प्रैक्टिकल व्यू में भी गाड़ी के पास जाके पूरा चीज़ बताएंगे ना, तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वो भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। ओके, बताए ना, एग्जाम से पहले पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देना है आप लोगों को। यह रेडिएटर से होकर हवा खींचता है, यानी कि आगे रेडिएटर होता है, पीछे पंखा होता है, तो ये ऐसे इस तरह हवा खींचता है। प्रैक्टिकल व्यू में जाके देखिए ना, पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रेडिएटर पंप का क्या कार्य है? तो इसका भी जल का परिचालन करना। उसके बाद रिजर्व फ्लशिंग का अनुप्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए होता है। किसके लिए होता है? इसका रेडिएटर को साफ करने के लिए। जो रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग क्यों किया जाता है? रेडिएटर को में जो भी कचरा वगैरह कुछ भी आके बैठ जाता है तो उसको साफ करने के लिए ये जो प्रयोग है इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग रेडिएटर को साफ करने के लिए होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ज़्यादा टफ बनाना होता है ना, तो थोड़ा उस रेडिएटर वगैरह, जैसे ये सब तो हो गया हॉट क्वेश्चन, जो रेडिएटर किस धातु के बने होते थे आप सब जानता है, पीतल, या अभी तो एल्युमिनियम के भी बने हुए, एल्युमिनियम एलॉय के बने आते हैं। लेकिन पीतल मुख्य, अगर पीतल है ना तो फर्स्ट ऑप्शन क्या मारिएगा? पीतल मारिएगा। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ये आ जाएगा, जो बताइए जो रेडिएटर को साफ करने के लिए कौन सा किसका अनुप्रयोग किया जाता है? तो किसका? रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग किया जाता है। ओके, इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं? देखिए इसका जो आंसर है, हम कम्युनिटी यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ भी डाले थे, और आंसर नहीं क्वेश्चन डाले थे, और टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है उसमें भी। और अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिए थे। क्या आंसर दिए थे वो देखते हैं। ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन, बी क्या बोला है स्टेनलेस स्टील, सी क्या बोला है कांसा, और डी क्या बोला है विशेष अलय स्टील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन जो सारे स्टूडेंट ये पता नहीं कहाँ से पढ़ लिए थे, ये सारे स्टूडेंट इसका आंसर ए दे रहे थे, कास्ट आयरन, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, ब्लंडर मिस्टेक है। यही एक नंबर के कारण सिलेक्शन में लोग चूक जाते हैं, और यहाँ पे आके जब एग्जाम दे के आते हैं तो बोलते हैं सिलेक्शन हो गया, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट नहीं बन पाता है, मेरिट नहीं बन पाता है। क्यों? इसी सब के कारण। देखिए क्या है इसका आंसर। देखिए वाल्व एक डिवाइस है जो
रास्ते को खोलता और बंद करता है। किस रास्ते को? तो इनलेट और जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को। देखिए इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं बोल के और वो पावर प्लांट में ले जाते, तो ऐसा नहीं। ये अपना जो इंजन का पार्ट है ना, जैसे इनलेट और आउटलेट माने ना, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग इंजन से रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा रहता है। इनलेट वाल्व में क्या, सक्शन यानी कि एयर और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल के मिक्सर को अंदर प्रवेश करवाता है। ओके, और यहाँ पे वाल्व लगा है जिसे इनलेट वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एग्जॉस्ट यानी कि जो जलने के बाद जो धुआं वगैरह रह जाता है ना, उसको एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये एक विशेष वाल्व है, तो इसके बारे में देखते हैं। बंद करता है एसआई इंजन के एसआई यानी स्पार्क प्लग इंजन, यहाँ बोला स्पार्क इग्निशन इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में 2 वाल्व लगे होते हैं, एक इनलेट वाल्व और एक निकेल यानी कि एग्जॉस्ट क्रोम। कौन कौन सा? एक इनलेट वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व, जो कि निकेल, क्रोम स्टील या ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। किसका? देखिए निकेल क्रोम स्टील या ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। आउटलेट बल्ब जो किसके बनाया? सिल क्रोम यानी कि एसआई प्लस सीआर का जो स्टील बनाया जाता है, ये आउटलेट बल्ब। और जो इनलेट बल्ब है, दोनों अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि देखिए जो एग्जॉस्ट बल्ब रहता है ना, वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, यानी कि उसके माध्यम से जो टेम्परेचर जलने के बाद जो धुआं रहता है वो उसमें टेम्परेचर जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन जो ये सक्शन बल्ब रहता है, जो इनलेट बल्ब रहता है, उसमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर वो काम करता है। यानी कि एयर और फ्यूल को मिक्सर कहाँ, टंकी से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं और टंकी से फ्यूल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या जो टेम्परेचर और प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। इसलिए इसका जो बनाने का जो मटेरियल है वो अलग है और एग्जॉस्ट का अलग है। कौन कौन सा है? तो देखिए जो इनलेट वाल्व का है उसको हम लोग क्या, निकेल क्रोम या निकेल क्रोम स्टील या ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और वही जो एग्जॉस्ट बल्ब है उसको सिल क्रोम, जो कि सिल क्रोम किसका मिश्रण है? सिलिकॉन और क्रोमियम का, एसआई और सीआर का। ओके, तो इसका मिश्रण का, इसलिए दोनों बल्ब का जो मटेरियल है वो अलग अलग रहता है और देखने में सेम लगता है। उसका कलर ऐसे किया जाता है कि दोनों सेम रहेगा, लेकिन अब जब दुकान में लाने जाइएगा ना, तो आपसे अगर अच्छा दुकानदार रहता है वो पूछ लेगा कि जे इनलेट वाल्व का लेना है या आउटलेट एग्जॉस्ट वाल्व का। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये अपना जो इसमें हम लोग क्या डिफरेंशियल का भी पार्ट देख लिए, यानी कि जो आज का टॉपिक था इसमें हम लोग क्या क्या देखे? इंजन कूलिंग सिस्टम और किसका, लुब्रिकेशन सिस्टम और डिफरेंशियल का पार्ट भी देख लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो और इस तरह जितना भी क्वेश्चन सीरीज आएगा वो इसी तरह रहेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। बने रहने के लिए क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किसको? शशि ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचा सके आप लोगों तक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।